हेलो फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ्स एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में अगर हम निम्नलिखित कथनों पर विचार अगर करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका एरिना यानी अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है। तो इसकी क्षमता जो सांख्यिकी रिपोर्ट इसका आया है 2026 का, उसमें जो है विश्व में तीसरे स्थान पे भारत पहुंच गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है कि भारत ने जून 2025 में गैर जीवाश्म स्रोत से 50% स्थापित विद्युत क्षमता लक्ष्य प्राप्त कर लिया, ये भी सही है। ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन जो है थर्ड स्टेटमेंट है कि 2025-26 में भारत 45 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ा है, अब तक की सर्वाधिक जो है वृद्धि को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ से भी देखें तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड वाले में जो है तो भारत अपने 2030 के जो एनसीडी उसका लक्ष्य था तो उसको जून 2025 में ही प्राप्त कर लिया है, जिसमें था 50% स्थापित विद्युत क्षमता गैर जीवाश्म स्रोत से। ठीक है। तो ये हम 2030 तक जो हमें प्राप्त करना था वो हमने क्या जून 2025 में प्राप्त हमने कर लिया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं थर्ड की, तो 45 गीगावाट सौर ऊर्जा जोड़ा गया है, अब तक सर्वाधिक वृद्धि है। ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या कि अच्छा, इसमें जो 50% है तो इसमें आया कितना जो हुआ था, तो ये लगभग जो है 55.3 गीगावाट जो है, जिसमें देखा जाए गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा का उत्पादन इसमें हुआ था। ठीक है। सौर ऊर्जा में अगर हम देखें तो 45% है गीगावाट, जिसमें कौन कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है, गुजरात है एंड तमिलनाडु है। ठीक है। तो ये जो है जो योगदानकर्ता राज्य रहे हैं वो ये रहे। ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आप ये भी बोल सकते हैं कि 5 वर्ष पहले ही हमने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ से तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर डी हो गया। ठीक है। तो यही है। तो 31 मार्च 2026 तक भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन तो 283.46 गीगावाट है, कुल नवीकरणीय क्षमता 274.68 है। इसमें अगर और आप बात करते हैं 274.6 है ना, 68 है, तो इसमें अगर हम सोलर एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो 150 जो है गीगावाट है, 150.26। और विंड एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो 56 गीगावाट है। और बड़ी जो है तो बड़ी जल विद्युत तो हायर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है परियोजना प्रोजेक्ट है, तो इससे जो है लगभग 51। जीवाश्म ईंधन से अगर हम बात करते हैं तो बायो एनर्जी से अगर हम बात करते हैं बायो एनर्जी से, तो इससे लगभग 11.75 गीगावाट। एंड लघु हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, तो इससे यहाँ हायर हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, ये लोअर, तो लोअर वाले से लगभग हमने 5.17 गीगावाट है। ठीक है। और परमाणु ऊर्जा भी तो है, एटॉमिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो यहाँ से हमने लगभग 8.78 गीगावाट। तो ये जो है आपको ये ध्यान रखना है। इसमें से अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह कुछ दे दिया जाए, ओवरऑल जो है कुल गैर जीवाश्म ईंधन हमें पता होना चाहिए 283, और जो है नवीकरणीय ऊर्जा 274। ठीक है। तो ये चीजें इसमें है। और एग्जाम फैक्ट से अगर हम देखें तो यही है, तो आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सस्टेनेबल जो है एविएशन फ्यूल की अगर हम बात करें, देखिए केंद्र सरकार ने विमानन टरबाइन जो ईंधन है, तो मतलब आप बोल सकते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, तो उसमें जो है सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को क्या किया गया है कि मिश्रण को अनुमति दे दिया गया है। तो भविष्य में जो विमान ईंधन होंगे उसमें इथेनॉल के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, होगा। और व्यापक रूप से अगर हम जेट ईंधन
के रूप में ज्ञात करें तो एटीएफ जो है आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल, तो मुख्य रूप से कच्चे तेल को परिशोधित करके उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो एसएएफ के बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि एसएएफ जो है उत्पादित अपशिष्ट तेल, वसा, नगरपालिका अपशिष्ट, गैर खाद्य फसल फीड स्टॉक से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, वहीं पे सेकंड स्टेटमेंट है कि भारत ने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों में वर्ष 2027 तक जेट ईंधन में लगभग 1% एसएएफ मिश्रण अनिवार्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट अगर हम बोलते हैं तो ये अभी निर्धारित नहीं किया गया है। आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 1% जो है एसएएफ का, और देखा जाए मिश्रण का, इसको मिश्रित हमें करना है, मिक्स करना है, तो इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। ये है कब तक का, 2027 तक का 1%। 2% एसएएफ जो है इसका लक्ष्य जो है 2028 तक का है। एंड 3% नहीं, ये है 5% है एसएएफ, ये 2030 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और रिडक्शन योजना है, तो उसके नेतृत्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन है, इसके द्वारा किया जाएगा। और घरेलू उड़ानों में जो है इस्तेमाल होने वाले ईंधन के बारे में अब तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया, तो ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स है सेकंड, फर्स्ट करेक्ट है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि केवल एक सही है स्टेटमेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम एग्जाम फैक्ट की बात करते हैं तो जो सस्टेनेबल जो एविएशन फ्यूल है एसएएफ, इसके उपयोग में पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 80% में कमी लाई जा सकती है। ठीक है, तो सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, सुर्खियों में रही जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो रिगार्डिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन न्यूज, तो देखिए, कलाई 2 जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी में प्रस्तावित की गई है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कलाई जो है कलाई 2 जो है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है, लोहित नदी पे है, और ये ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है। अब लोहित नदी की बात करते हैं तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी की इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और देखा जाए तो लोहित नदी जो है वो पूर्वी जो है तिब्बत से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए, उत्पन्न होती है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, मतलब होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में बहती है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। लोहित नदी का उद्गम जो है पश्चिमी तिब्बत में होता है, गलत है, पूर्वी तिब्बत में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखा जाए तो थर्ड गलत है, 1 2 सही है, तो ओनली 1 2 सही है आपका। लोहित नदी प्रस्तावित है, कलाई जो है 2 ब्रह्मपुत्र नदी में सहायक नदी है, लोहित नदी उद्गम जो है पूर्वी तिब्बत में है। ठीक है, वहीं पे अगर नेक्स्ट हम देखते हैं कमला जल विद्युत परियोजना, कमला जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कमला जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो कमला नदी पर स्थित है, तो ये हो गया कमला नदी पर। चलिए, ये कमला नदी पर है। और दूसरी अगर इसकी बात हम करते हैं तो सुबनसिरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सुबनसिरी नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, गलत है। कमला नदी सुबनसिरी नदी एक प्रमुख सहायक नदी, ये सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो 1 और 2 यहाँ से भी आप बोल सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सुबनसिरी, कमला नदी सुबनसिरी की सहायक नदी है, ये गलत है। देखिए, लोहित और सुबनसिरी दोनों नदियां तब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा है, इसलिए परीक्षा में इन्हें गंगा नदी से
जोड़ करके भ्रमित किया जाता है। तो ये एग्जाम ट्रैप है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट है वाटर दिवालियापन, वाटर बैंकरप्सी के संदर्भ में हमें जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल पर्यावरण स्वास्थ्य संस्थान, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी और INWEH, ठीक है, के रिपोर्ट के अनुसार विश्व जल दिवालियापन की स्थिति में प्रवेश कर चुका है। तो बिल्कुल सही है, ये जो रिपोर्ट है वो हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया था, और रिपोर्ट जो है जारी किया था वैश्विक जल दिवालियापन, ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं। ये जल दिवालियापन वह स्थिति है जिसमें दीर्घकालिक जल उपयोग, नवीकरणीय ताजे जल के प्रवाह सुरक्षित दोहन सीमाओं के भीतर बना रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स। बैंकरप्सी, देखिए वाटर बैंकरप्सी की अगर हम बात करते हैं तो वाटर बैंकरप्सी जो है, देखिए एक होता है वाटर स्ट्रेस, दूसरा होता है वाटर क्राइसिस, ठीक है, एक ये है। और जो वाटर बैंकरप्सी है तो ये होता है कि जब मानवीय जो प्रणाली है उसमें एक अस्थायी संकट, मतलब संकट पश्चात की स्थिति, जिसके तहत दीर्घकालिक जल उपयोग, नवीकरणीय जल के प्रवाह और सुरक्षित दोहन सीमाओं अधिक हो जाता है, ठीक है। जब अधिक हो जाएगा तो इसके कारण क्या होगा कि जल संसाधन और उसकी पुनर्भरण क्षमता जो हो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, पुनर्भरण क्षमता से अधिक हो जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है उससे ज्यादा जो है निकल रहा है, आप ऐसे बोलिए। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं कि वाटर बैंकरप्सी बोलते हैं, ठीक है। दीर्घकालिक जल उपयोग के नवीकरणीय ताजे जल के प्रवाह और सुरक्षित दोहन सीमाओं से अधिक हो जाता है, ठीक है, भीतर नहीं, अधिक, अधिक सीमाओं से अधिक हो जाता है, ठीक है, अधिक हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, बैंकरप्सी। तो आ रहा है कम और जा रहा है ज्यादा, तो हम इसको, तो यहां से सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। और इसमें जो रिपोर्ट आया था वो रिपोर्ट क्या था आपका, वैश्विक जल बैंकरप्सी, ठीक है। तो ये है। अब इसके बारे में अगर बात अगर हम थोड़ी कर लेते हैं तो जैसे INWEH, तो देखिए ये जो है 13 संस्थानों में से एक है, जिनमें से मिलकर जो है संयुक्त राष्ट्र UN बना है। तो UN जो बना हुआ है उसमें से 13 संस्थान है, उसमें से ये एक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना जो है हुआ है 1996 में, और कनाडा सरकार के साथ जो है समझौते के माध्यम के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है ओंटारियो है, ओंटारियो में और रिचर्ड हिल शहर में है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। और इसका अगर हम काम अगर देखते हैं तो जल पर्यावरण और स्वास्थ्य के अंतर संबंध मामलों को उत्पन्न होने वाली जो महत्वपूर्ण वैश्विक सुरक्षा है और विकासात्मक चुनौती है, इसके समाधान में विशेषज्ञता रखता है, बस यही है काम। तो यहाँ से अगर आप आंसर देखना चाहें तो केवल एक आपका सही हो जाएगा, और वही है, इसके बारे में जो है ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर स्थापना 96 में रिचर्ड हिल है, रिचमंड हिल है, रिचर्ड नहीं है, रिचमंड हिल है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की अगर हम बात करते हैं, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की, तो इसमें क्या हुआ था कि जो भारत जो है आयातित कच्चे तेल को आयात करता है, तो उसको निर्भरता को कम करने के लिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को जो है तेजी से अपनाने पर विचार किया जा रहा है। तो इसके बारे में है कि एक जो संशोधित वाहन है जो वर्तमान में पूरी तरह से केवल गैसोलीन और इथेनॉल के मिश्रण, मतलब 83 E83 तक चलने में सक्षम है। तो
तो इस पे चलिए चर्चा कर ले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि गैसोलीन और गैसोलीन इथिलीन मिश्रण पर चल सकते हैं, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि फ्लेक्स फ्यूल वाहन में पारंपरिक जो है आंतरिक दहन इंजन नहीं होता है। तो ये जो है गलत स्टेटमेंट है, इसमें जो है पारंपरिक इंजन दहन ही होता है। तो कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन ही इसमें होता है। और लेकिन इसमें इथेनॉल के अनुकूल फ्यूल सिस्टम, अलग प्रकार का पावर ट्रेन कैलिब्रेशन होता है, जिसमें पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण पर भी सुचारू रूप से चल सकता है। अब देखिए, उच्च इथेनॉल मिश्रण पर चलते समय ये बेहतर एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस दर्शाते हैं, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि केवल जो है एक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टार बॉल्स प्रबंधन अधिनियम 2026 के संदर्भ में हमें बात करनी है, ठीक है। तो इसके बारे में ये था कि केंद्र सरकार ने तेल रिसाव के जो विषाक्त अवशेष है उससे होने वाले समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए टार बॉल्स प्रबंधन का मसौदा जो है अधिसूचित किया था, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है स्टेटमेंट, टार बॉल्स को खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट कि टार बॉल्स प्रबंधन अधिनियम 2026 में प्रदूषण भुगतान करे, पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल का कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसमें जो है जो प्रदूषण कर रहा है उसको भुगतान करना होगा का सिद्धांत मतलब ये है। देखिए, तेल उत्पादन से जो भी जुड़े ऑपरेटर है उन्हीं पर जिम्मेदारी तय करता है, और पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको जो है पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल इसमें है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि केवल एक, ठीक है, ओनली वन। चलिए, नेक्स्ट है यूएनसी रेड लिस्ट में संशोधित जो है आर्कटिक प्रजातियां हैं और उसमें निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। तो एम्पेरर पेंगुइन को आईयूएनसी स्थिति से नियर थ्रेटन से बदलकर इंडेंजर्ड कर दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि फर झील आईयूसीएन स्थिति इंडेंजर्ड से बदल के लिस्ट कंसर्न कर दी गया है। ओके, तो देखिए, फर सील की अगर इसकी एम्पेरर पेंगुइन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थिति जो है इंडेंजर्ड कर दिया गया है, पहले जो है नियर थ्रेटन था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो प्राकृतिक संरक्षण संघ है आईयूसीएन, इसने जो है आर्कटिक के कुछ प्रजाति की जो संकटपन्न प्रजातियों की जो रेड लिस्ट है उसमें संशोधित किया गया है, ठीक है। इसमें जो है रेड लिस्ट को संशोधित किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कारण इसका क्या है, कारण इसका अगर हम देखना चाहें तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु जो चेंज हो रहा है वो, ठीक है। और विशेषता अगर हम इस पेंगुइन की बात करते हैं तो 18 प्रजातियों में से 18 जो प्रजाति हैं, स्पीसीज हैं, इसमें जो है सबसे बड़ी होती हैं। और इसमें जो सल्क जैसे परतों वाले पंखों के रूप में एक जो है उत्कृष्ट इंसुलेशन जो शरीर में वसा का बड़ा भंडार करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सेकंड स्टेटमेंट पे हम आते हैं फर सील की। तो आईयूसीएन स्थिति जो है वो लिस्ट अभी इंडेंजर्ड कर दिया गया है, पहले जो है लिस्ट कंसर्न थी। तो ये बोल रहा है कि लिस्ट कंसर्न कर दी गई है, तो गलत है। फर सील की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडेंजर्ड है। पहले अगर हम देखें तो पहले जो है लिस्ट कंसर्न था, ठीक। तो यहाँ से सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, तो केवल जो है आपका ए। फर सील के बारे में अगर हम थोड़ा और जानना चाहें तो इसका भी कारण क्या है, तो कारण वही है जलवायु जो है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहे हैं वो है। और इसकी अगर हम विशेषता बात करते हैं तो ये जो है सबसे छोटी सील है जो सी लायन से और निकटता से संबंधित है, और जो चारों फ्लिपर्स इसके जो पंख या पाद आप होते हैं उस पर ये चलते हैं, जमीन पर प्रजनन करती है और वसा की परतों वाली
अन्य सील के विपरीत है। गर्मी प्रदान करने के लिए इनके पास फर का मोटा कोट होता है, ठीक है। तो गर्मी प्रदान करने के लिए क्या होता है, कोट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ ये है एम्पेरर पेंगुइन जो है 18 प्रजातियों में से, और आईयूसीएन जो है गिरावट के कारण क्लाइमेट चेंज है। नेक्स्ट है पहुंच और लाभ साझाकरण, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एंड जैव विविधता अधिनियम और के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे हमें विचार करना है। तो एबीएस जो है एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग से तात्पर्य आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों को संसाधन प्रदाताओं उपयोगकर्ताओं के बीच न्याय संगत रूप से साझा करना है। तो देखिए अगर इसको अगर हम बात करते हैं तो जो ये अधिनियम है जैव विविधता अधिनियम 2002, तो अधिनियम जो है जैविक संसाधन उनसे जुड़े ज्ञान के संरक्षण, धारणीय जो सस्टेनेबल यूज है, लाभों के जो न्याय संगत और समान जो बंटवारा है उसको सुनिश्चित करता है। तो ये बिल्कुल जो है सही है। नागोया प्रोटोकॉल 2010 के और बॉन दिशा निर्देश, ठीक है, इसमें जो है संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं, तो बिल्कुल सही है। और इसमें जो है एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग की बात की गई, मतलब इससे संबंधित है, ठीक है। जो एबीएस फ्रेमवर्क पे जो जैव विविधता अभी समय है कि इसके अंतर्गत विनियमित होता है, ठीक है। जैव विविधता 2002 के तहत केवल राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ही कार्य करता है, राज्य और स्थानीय तो कोई संस्था नहीं है। गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए एनबीए है एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, एक है राज्य जैव विविधता बोर्ड। तो राज्य तो स्टेट जो है बायोडाइवर्सिटी जो है बोर्ड हो गया, तो एसबीबी हो गया, और जैव विविधता प्रबंधन समिति तो बीएमसी, ठीक है। तो ये तीनों काम करते हैं इस पे, तो ये यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, गलत है, ठीक है। और विनियमन की अगर हम बात करते हैं तो जैविक संसाधन और उससे संबंधित ज्ञान है उसके पहुंच को क्या करते हैं, ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो और लाभ साझाकरण में तो आपने देख ही लिया कि जो एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग है इसको सुनिश्चित करता है, जिसमें रॉयल्टी हो गया, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हो गया, और मतलब इस टाइप के जो भी जो है तंत्र है इसके माध्यम से, ठीक है। तो और इसमें अगर एक और बात अगर देखना चाहें तो देखिए पारंपरिक जो ज्ञान है के दस्तावेजीकरण है, प्रलेखन, इसको प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ से आपका तीसरा गलत हो जाएगा, तो 1 और 2, तो 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। फर्स्ट जो है आपका सुनिश्चित करता है, और बॉन्ड में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं, और इसमें जो है तो एसएसबी है, एनबीए है, बीएमसी है, तो ये आपका गलत, ठीक। वहीं पे अगर हम जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार, नेशनल रेस्पिरेटरी डेप्थ सी फौना की अगर हम बात करते हैं, तो इस पे आप ये बोल सकते हैं कि कोच्चि स्थित भवसागर में, ठीक है। तो देखिए केंद्र इस पे जो ये न्यूज आया था वो ये था कि केंद्र सरकार ने कोच्चि स्थित में जो रेफरल जो केंद्र है भवसागर और अगरकर अनुसंधान संस्थान है उसको गहरे समुद्री जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडारण के रूप में अधिसूचित किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भंडारण के लिए अधिसूचित किया गया है, सही है। गहरे समुद्र समान महासागर में उन संदर्भ करता है कि 500 मीटर से अधिक जो है अधिक गहरे होते हैं। तो इसमें जो बोला गया था वो था कि 200 मीटर, तो इसमें था कि गहरे समुद्र की परिभाषा में 200 मीटर से अधिक गहराई वाले महासागरीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। जो 500 से अधिक गहरे, तो ये गलत है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 200 मीटर इसमें किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से केवल जो है आपका एक, तो फर्स्ट आपका जो है केंद्र सरकार के कोच्चि जो स्थित है समुद्री सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र CMLRE भवसागर रेफलर सेंटर को समुद्री जीवों के लिए राष्ट्रीय मान अधिसूचित करता है, और 200 मीटर से अधिक गहराई वाले क्षेत्रों से संबंधित है, न कि 500, तो ठीक है। अब हिंट में इसमें क्या है कि गहरा समुद्र पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राचीनतम बायोम माना जाता है तथा यह पृथ्वी के जीवन योग स्थान हैबिटेट स्पेस लगभग 90 से 95% भाग बनाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नदी बेसिन प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं, रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम। तो
नदी बेसिन प्रबंधन योजना जो है वर्ष 2014 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये। ठीक बा। दूसरा स्टेटमेंट है कि योजना केंद्र और राज्य दोनों को समान रूप से वित्त पोषित करता है। तो देखिए केंद्रीय छत्रक योजना है, ठीक है, तो 100% जो है और केंद्र, तो इसको केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, तो इसमें जो है 100% आपका जो होगा केंद्र सरकार होगा। ठीक बा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें क्या था कि जो योजना है तो इसका उद्देश्य ये था कि सभी नदी बेसिन में जल संसाधनों का संरक्षण करना, उसका सुधार और सतत उपयोग सुनिश्चित करना, वहीं सतही जल और भूजल संसाधन के विकास को बढ़ावा देना था। सिंचाई, जल विद्युत और बहुउद्देशीय परियोजना की योजना को सुगम बनाना था, और उसमें ये था नेविगेशन और पारिस्थितिकी जो संरक्षण है उसके से मतलब जो काफ़ी उपयोग हैं जो उनके कई सारे, तो जल संसाधन को एकीकृत विकास को समर्थन करना था। और एक ये भी था कि बेसिन जो मास्टर प्लान है उसका सर्वेक्षण करना, अन्वेषण करना था, तैयारी करना था। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें थी। ठीक है। प्रशासन अगर देखा जाए तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत जो जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और प्रशासन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका क्या है, केंद्रीय जो है जल शक्ति मंत्रालय के तहत आपका कौन सा है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, इसके द्वारा क्या होता है, प्रशासित होता है। ठीक है। तो सही है। अगर हम इसमें बात अगर करते हैं कि भौगोलिक दायरा और मतलब इसके प्राथमिकता वाले क्षेत्र, तो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो जल समृद्ध है लेकिन कम विकसित क्षेत्र है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख में जो है सिंधु नदी बेसिन है। तो इन सब बेसिनों को राष्ट्रीय जल सुरक्षा, सीमा पार जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, पारिस्थितिकी संधारणीयता के महत्व के कारण इसको प्राथमिकता इसमें दिया गया है। और इसके अगर संस्थागत हम संरचना की बात करते हैं तो दो जो है व्यापक घटक है। एक है ब्रह्मपुत्र बोर्ड हो गया और एक हो गया जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र का बेसिन स्तरीय योजना, इन सब बाढ़ का प्रबंधन करना है। दूसरा हो गया जल संसाधन विकास योजना जांच, तो इसमें जो है केंद्रीय जांच आयोग हो गया और केंद्रीय जल विकास एजेंसी हो गया जिसमें नदी जोड़ परियोजना ये सब आती है। ठीक है। तो चलिए इतना तो आप कर ही लेंगे। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, तो ओनली जो है 1, तो केवल जो है एक उत्तर आपका आंसर है। ठीक है। वहीं पे अगर हम नदी बेसिन प्रबंधन की बात करते हैं तो चलिए, तो फर्स्ट है कि ब्रह्मपुत्रा बोर्ड पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेसिन स्तरीय बाढ़ से संबंधित है, अभी हमने बताया, और राष्ट्रीय जल विकास NWDA, ठीक है, मुख्य रूप से मौसम पूर्वानुमान और चक्रवाती चेतावनी जारी करता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधन योजना का ध्यान जो है केंद्रित करता है। ठीक है। विशेष रूप से अगर इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये जो है नदी जोड़ो परियोजना के तहत। ठीक है। तो नदी बेसिन अगर प्रबंधन की अगर हम लोग बात अगर कर ले थोड़ी, तो देखिए ये है बेसिन योजना, दीर्घकालिक मास्टर प्लान बनाना है जिसे अपडेट करना है, बाढ़ और नदी कटाव का प्रबंधन करना है, जल निकासी मार्ग का विकास करना है, और समुदाय आधारित जो उपाय हैं जैसे स्थानीय जल संरक्षण प्रथा हो गया और एक पारिस्थितिकी तंत्र विकास हो गया, और झरना क्षेत्र जैसे स्प्रिंग शेड हो गया प्रबंधन, इन सब का करना है। वैज्ञानिक और स्वदेशी तरीका दोनों के आप मिश्रण से भी कर सकते हैं, जैसे मतलब आप कर सके इजीली। ठीक है।
तो ये सब चीज़ें तो इसमें हैं ही। तो और सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ से भी केवल जो है आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरलिंकिंग जो है बेसिन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका जो मौसम पूर्वानुमान का कार्य जो है वो आईएमडी करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना अगर हो तो आरबीएम योजना है वो सीडब्ल्यूसी, डीपीआर सर्वे इन्वेस्टिगेशन हो गया, और एनडब्ल्यूडीए जो हो गया वो रिवर लिंकिंग और नेशनल वाटर प्लानिंग। इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। प्लास्टिक संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रोल जो है 2026, तो केंद्र सरकार ने इसको अधिसूचित किया है, और ये जो है 2016 का जो है उसको क्या करेगा, संशोधन उसमें करेगा और इसको अधिसूचित किया गया। ठीक है, चलिए फर्स्ट है कि ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और चलिए नियम 2016 के संशोधन करते हैं, जिन्हें जो है पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है अधिसूचित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। श्रेणी 1 प्लास्टिक पैकेजिंग में 2028-29 तक कम से कम 60% रिसाइकल्ड सामग्री का उपयोग अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट आपका है, तो श्रेणी 1 प्लास्टिक पैकेजिंग में जो रिसाइकल्ड सामग्री है उसका उपयोग जो है 25-26 में, 25 अगर हम 26 में देखें तो 30% से बढ़ा के 2028-29 में जो है ये 60% जो है अनिवार्य किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सही है ये भी। संशोधन नियम के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का कार्यान्वयन केवल केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा किया जाएगा। तो ये जो है अगर आप तीसरे की बात करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो नियम है इसका कार्यान्वयन जो है वो आप उसको बोल सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज यूएलबी, इसका कार्यान्वयन जो होगा वो यूएलबीज के द्वारा होगा, यानी जो शहरी स्थानीय निकाय जो हैं उसके द्वारा, और उसके द्वारा विकेंद्रित किया जाएगा, और तथा जो है डिजिटल ट्रैकिंग करेंगे, ऑडिट जो है रजिस्टर्ड करेंगे, और मतलब जो पर्यावरण ऑडिटरों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से आप थर्ड जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो 1 और 2 है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए ये तो ठीक है। एग्जाम फैक्ट की बात अगर करते हैं तो देखिए इस नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, संसाधन दक्षता, प्लास्टिक प्रदूषण में कमी को बढ़ावा देना। एमसीक्यूज की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा वो इसका आ गया है। ठीक है, चलिए इस पे एमसीक्यू। तो नेक्स्ट हमारा वही है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एचएफसी की गाली संशोधन मंडे पर इस पे क्वेश्चन जो है, तो एचएफसी पे हम देखते हैं क्वेश्चन है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एचएफसीज और निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। तो देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एचएफसीज जो है ओजोन परत को क्षति नहीं पहुंचाते, लेकिन उनकी जो है वैश्विक तापन जो है अधिक होती है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। अगर हम इसकी बात करते हैं CO2 के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो HFC जो है ओजोन को नहीं नुकसान पहुंचाता, लेकिन जो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो CO2 की तुलना में, CO2 से हम तुलना करते हैं तो इसकी तुलना में लगभग जो है 12 से 14,000 टाइम्स जो है अधिक है। ठीक है, ये भी है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसमें क्या था कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय है उसने सभी राज्य और केंद्रीय प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि 31 दिसंबर 2027 के बाद नए या अतिरिक्त जो HFCज है उसके उत्पादन में पर्यावरणीय मंजूरी देना बंद कर देगा, यानी मंजूरी नहीं दिया जाएगा। यह निर्देश जो है किगाली संशोधन के तहत जो है भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुकूल है। तो किगाली संशोधन 2016 में HFC
सीज के उत्पादन खपत को चरणबद्ध रूप से कम करने और सहमति व्यक्त करना है। तो बिल्कुल जो है दूसरा भी जो है स्टेटमेंट आपका सही है, कम करने पे जो है सहमति व्यक्त करना है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्य रूप से CO2 मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु बनाया गया है। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है बनाया गया था ODS के लिए, ठीक है। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु जो एक क्या है तो इंटरनेशनल जो है संधि है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और इसको जो है लागू किया गया था वियना कन्वेंशन के थ्रू, वियना अभी समय, ठीक है, 1985 में। तो ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ से भी क्या आप 1 और 2 बोलेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ये, तो यही है, ठीक है। तो इसमें जो है ODS है, जैसे CF सीज है, HF सीज है, हेलोन को मतलब ODS जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस जो है उसको करना था। भारत में जो 2032 तक HF सीज के उपयोग में चरणबद्ध कमी शुरू करेगा और 2047 तक और 85% संचयी कमी प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट तथा सेविला प्रतिबद्धता, सेविला कमिटमेंट के संदर्भ में जो है निम्नलिखित पे हमें चर्चा करना है। तो देखिए सेविला प्रतिबद्धता जो है कमिटमेंट वर्ष 2025 में स्पेन के सेविला में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त पोषण सम्मेलन FFD4 के रूप में अपनाया गया था। दूसरा है सेविला प्रतिबद्धता मुख्य उद्देश्य जो है विकसित देशों में सतत विकास लक्ष्यों SDGs के वित्तीय कमी को दूर करना है। और तो देखिए फर्स्ट जो है सेविला प्रतिबद्धता वर्ष 2025 में स्पेन के सेविला में, इसको अगर आप देखें तो यह रिपोर्ट जो है ना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक कार्य विभाग इसको जारी किया था और विकास में वित्त पोषण को सही दिशा में मोड़ने में सेविला प्रतिबद्धता की भूमिका को रेखांकित किया गया था, ठीक है। और इसकी वही बात अगर हम करते हैं तो देखिए वैश्विक स्तर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्थितियां जो है चुनौतीपूर्ण है और इसमें गिरावट की आशंका भी बनी हुई है। प्रत्येक 4 में से एक विकासशील देश जो है प्रति व्यक्ति आय 2019 के स्तर से भी कम हो गया है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष है, उसमें क्या है ऊर्जा की कीमत हो गया, व्यापार हो गया, वैश्विक आर्थिक और इन सब जो स्थिरता है, ये सब की जो स्थिरता है उस पर नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर एनर्जी का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है अगर ये सिस्टम अगर डिस्टर्ब होता है तो फिर ये समस्या कच्चे तेल की वजह से जो है सभी देशों में जो है उससे रिलेटेड उत्पाद पे जो है फर्क पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है स्टेटमेंट आपका सही है। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपका बोल रहा है तो ये जो सेकंड वाला है तो इसका उद्देश्य विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज में SDG जो हैं उसको प्राप्त करने हेतु लगभग देखा जाए तो वित्तीय कमी कितना है, $4 ट्रिलियन जो है कि वार्षिक वित्तीय कमी को दूर करना है, ठीक है। तो ये विकसित देश जो है ये नहीं होगा, तो इस वजह से दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका यहाँ से ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, सही पूछ रहा है तो सही, ठीक है। एग्जाम फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंसिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स जारी करता है। इसके अनुसार जो है वित्त पोषण निवेश में 4 ट्रिलियन कमी बनी हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में चमगादड़ों की स्थिति 2024-25 रिपोर्ट के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भारत में लगभग 135 चमगादड़ प्रजातियां दर्ज की गई है जिसमें 16 स्थानिक प्रजातियां शामिल है। दूसरा है चमगादड़ अंडे देने वाली स्तनधारी है, उड़ने में सक्षम एकमात्र स्तनधारी नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो चमगादड़ जो है जीवित बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, और उड़ने में जो है सक्षम एकमात्र स्तनधारी है।
स्तनधारी नहीं ये बोल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और अंडे देने वाली, तो ये भी गलत। ठीक है, जीवित बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो आपका दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए IUCN के अगर हम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो 7 प्रजातियां हैं, 7 स्पीसीज हैं, ये जो है थ्रेटेंड है। ठीक है, तो इसमें इनको सूचीबद्ध किया गया है। खतरा का अगर देखा जाए तो खतरा का कारण क्या रहा होगा, तो खतरा आपका हो गया शहरीकरण हो गया, वनों की कटाई, और जलवायु जो है तो क्लाइमेट चेंज, और एक तो कोविड-19, मतलब ये सब जो है मुख्य जो है इसके रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्तनपायी जीव हैं और जीवित बच्चे को जन्म देती है, जो शरीर जो है बालों से ढके होते हैं, गर्म रक्त वाले भी होते हैं। एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ने में सक्षम है। इको लोकेशन से जो है, मतलब ये अपना जो क्या बोलते हैं कि तकनीकी सहायता से ये शिकार भी करते हैं और ये ट्रेवल भी करते हैं, उड़ते भी हैं। तो अधिकांश जो चमगादड़ जो है पूर्ण जो है अंधकार में उड़ने के लिए उच्च आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंग का उसका उपयोग करते हैं, और इसी तकनीक की सहायता से वो शिकार भी करते हैं। महत्व ये है कि ये परागण, कीट नियंत्रण और बीज प्रसार के लिए जो है मुख्य रूप से जो आपका इकोसिस्टम है उसको सेवा प्रदान करते हैं। तो यहाँ से वही है कि ओनली वन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लिम्नोनेक्टस मोती झील, ठीक है, यह मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई और एंड फ्रैंक्ड फ्रॉक्स, ठीक है, फ्रैंक्ड फ्रॉक्स, यह प्रजाति अन्य अधिकांश मेढकों की तरह केवल जल में अंडे देती है। ठीक है, तो देखिए, और इस वैज्ञानिक जो है अरुणाचल प्रदेश में एक मेढक की नई प्रजाति जो है लिम्नोनेक्टस जो है मोती झील, इसकी खोज की है, और इसको जो है फ्रैंक फ्रैगस भी कहा गया है। मतलब, और इसके बारे में और अगर आप ये दे तो नर के निचले जबड़े छोटे होते हैं, फ्रैंक्स होते हैं, और उभारों के कारण इनका नाम दिया गया है। पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। असमान जो है प्रजनन को आदत होता है। पानी और पत्तियों पर अंडा देने वाले अधिकतर जो है मेढक के विपरीत है ये, और ये जो है प्रजाति जंगल के सतह पर बिखरी पत्तियों के नीचे जो है मिट्टी का घोंसला बनाती है। और भारत में के समूह में मेढकों तो पहले इसको दर्ज नहीं किया गया था, तो इसको आप बोल सकते हैं कि, तो फर्स्ट आपका यहाँ से सही है, सेकंड जो है गलत हो जाए। तो वही है कि प्रजाति जो है जो जंगल के सतह पर बिखरी पत्तियों के नीचे मिट्टी में घोंसला बनाती है। ठीक है, तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, तो ओनली वन करेक्ट। गौरामी जीवाश्म, तो देखिए, मतलब वैज्ञानिक जो है उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर जिला है उसमें शिवालिक हिमालय के तलहटी में जीवाश्मों की खोज की है। और भारत में देखा जाए तो पहला जीवाश्मी रिकॉर्ड है गौरामी मछली का। ठीक है, और सहारनपुर में ये किया गया है। जीवाश्म जो है लगभग 5 मिलियन वर्ष पुराने हैं। ये 50 मिलियन वर्ष नहीं है, 5 मिलियन वर्ष है, मिलियन ईयर। ठीक है, तो दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, तो केवल हम फिर यहाँ से हम एक ही स्टेटमेंट बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, अमॉक, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हालिया अध्ययन में अमॉक में संभावित क्षरण की चेतावनी दी गई है, जिसमें वैश्विक जलवायु पर गंभीर जो है प्रभाव पड़ सकता है। अमॉक केवल प्रशांत महासागर में कार्य करने वाली महासागरीय, ठीक है, परिसंधारा प्रणाली है। तो सेकंड तो ऐसे भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये अटलांटिक ओशन में है। ठीक है,
अटलांटिक ओशन में महासागरीय परिसंचरण प्रणाली है। फर्स्ट वाला देखा जाए तो हुआ क्या है कि ये मॉक जो है तो संभावित क्षरण का चेतावनी दिया गया और वैश्विक जलवायु पर गहरा प्रभाव इसका पड़ सकता है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा जानना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, मतलब ये है क्या, तो एक समुद्री धारा की प्रणाली है जो अटलांटिक महासागर के जल का परिसंचरण करती है, और जो गर्म जल है, वार्म वाटर है, वो उत्तर की ओर बहती है, और ठंडे जल जो है, जो कोल्ड वाटर है, वो दक्षिण की ओर ये ले जाती है। ठीक है, और यह परिसंचरण जो हो रहा है, मान लीजिए कि ये परिसंचरण जो हो रहा है, इस तरीके से अब मान लेते हैं, तो ये परिसंचरण का कारण क्या होगा, तो एक तो टेम्परेचर होगा, दूसरा होगा सैलिनिटी। ठीक है, तो इसके अंतर से जो है संचालित होता है, और इन्हीं अंतर से जल के घनत्व में अंतर पैदा होता है, जिसे हम लोग थर्मोक्लाइन और सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो इसकी प्रक्रिया अगर देखा जाए तो मैक्सिको की खाड़ी से गर्म और खारा जल जो है उत्तर अटलांटिक तक जाता है। तो ठीक है, और तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, कारण है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लंबा है, तो कोई नहीं। और इसके बारे में ये जान सकते हैं कि एमोक जो है अभी कमजोर हो रहा है। कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन, उसके कारण समुद्र के जो ताजे जल है, और समुद्र में जो है ताजे जल का प्रवेश हो रहा है। ग्रीनलैंड को पिघलने से बर्फ की चादर है लगभग 5000 घन किलोमीटर का, मतलब पिघल चुकी है, और जो अटलांटिक महासागर है उत्तरी ध्रुव में प्रवेश कर गया। ताजा जल जो है समुद्री जल की लवणता घनत्व को कम कर देता है। जो आपका ताजा जल है, इसको आप, तो ये क्या करता है कि लवणता जो है और घनत्व है, इसको क्या करता है, समुद्री जल का, इसको कम कर देता है। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप एमोक के गहराई की ओर जाने और परिसंचरण के लिए आवश्यक जो है सघन जल कम पड़ जाता है, और इसमें जो है अटलांटिक मेरीडियनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि केवल एक ही है। आशंका जो है व्यक्त की है जिसमें तापमान, वर्षा, समुद्री जल प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा गलत है, अटलांटिक ओशन होता है। ओके, देखिए, सम्राट संप्रीति की अगर हम बात करते हैं, सम्राट संप्रीति, तो प्रधानमंत्री महावीर जयंती के अवसर पे कोबा जो है गांधीनगर गुजरात में सम्राट संप्रीति संग्रहालय का जो है उन्होंने उद्घाटन किया। तो ये जो है, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो मौर्य सम्राट हैं, अशोक के जो है पोते हैं, पौत्र आप बोल सकते हैं। इन जिनका जन्म इनके पिता जो हुए, इनके पिता अगर हम बात करते हैं तो पिता जो हो गए कुणाल, ठीक है, और माता जो है कंचनमाला, कंचनमाला। ठीक है, और इन्हें जो है इंद्रपालित, संगत और विगता शोक के नाम से भी जाना जाता है। जीवन दर्शन की अगर हम जीवन का वर्णन अगर हम करते हैं तो जैन ग्रंथों में संप्रीति कथा हो गया, परिशिष्ट पर्व हो गया, प्रभावक चरित्र हो गया, इन सब में मिलता है। ठीक है, इनको जैन अशोक भी कहा जाता है। अहिंसा के सिद्धांत को इन्होंने इनका प्रसार किया, और अनेक जैन मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार में इनके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सही है। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तो गलत है। ये है जैन धर्म, जैन धर्म। अब देखिए, फर्स्ट है जैन अशोक, तो इसी से आप निकाल सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। जैन धर्म से उनका कोई संबंध, तो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका केवल सही। ठीक है, पेट्रोग्लिफ्स के संदर्भ में हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखिए, लद्दाख में हुआ क्या है कि सिंधु नदी के तट पे भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई है, और इस पार्क का उद्देश्य है कि सदियों पुरानी जो चट्टान पर की गई नक्काशी है, और चट्टानों पर की गई नक्काशी को ही पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। तो इसके लिए एक समर्पित संरक्षण स्थान बनाना है, और इसके जो अनियंत्रित पर्यटन है, तीव्र अवसंरचनात्मक विकास है, जागरूकता की कमी है, इसके कारण जो है निरंतर जो है ये खतरे में रहा है। तो देखिए, चित्र पर नक्काशी सीधे चट्टानों के सतह से उरेका और
ठीक है, और तराशा जाता है। तो पहला जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये मध्यकालीन इतिहास के संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करते हैं और प्रागैतिहासिक काल में इसका कोई संबंध नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। देखिए इसका अगर देखा जाए तो प्रागैतिक इतिहास के हैं चित्र, प्रतीक और नक्काशी होते हैं जो सीधे चट्टान की सतह से, इन्हें हम ओपन एयर म्यूजियम भी बोलते हैं, ठीक है, और पत्थरों पर उकेरी गई सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो ओपन एयर म्यूजियम्स, तो सेकंड रॉन्ग है, तो ओनली वन करेक्ट आपका हो जाएगा। और ठीक है, एग्जाम फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख में सिंधु नदी के पार्क की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जो है मूल जो है सैलोटर्न का संरक्षण करना है। कोन्या जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो कोन्या ट्राइबल्स, तो नागालैंड के विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने इस जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक हर्बल जो है फॉर्मुलेशन, जड़ी बूटी के नुस्खे की पहचान की है और कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है उसमें। तो नागालैंड में पाई जाती है सभी नागा जनजातियों में सबसे बड़ी जो है जनजाति है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से ना, और ये देखा जाए तो मंगोलियाइड मूल के हैं, मंगोलियाइड मूल के हैं, नागालैंड में पाए जाते हैं और सभी नागा जनजाति में सबसे बड़ी है जनजाति, ठीक है। कोन्या जनजाति जो है द्रविड़ भाषा परिवार, तो गलत है, इसका मुख्य त्योहार हॉर्नबिल है। तो देखिए अगर बात इसके करते हैं मुख्य, अगर त्योहार की अगर हम बात इनका करते हैं तो त्योहार जो है ओलांग मोन्यू है, ठीक है, ओलांग मोन्यू त्योहार इसका हो गया, ठीक है, फेस्टिवल। और इसके बाद अगर हम करते हैं इसमें तो तिब्बती बर्मा भाषा इनका होगा भाषा परिवार, ठीक है। और इनके बारे में और अगर जानना चाहें तो ये अंग कहलाने वाले शक्तिशाली वंशानुगत प्रमुखों द्वारा शासित होती है, ठीक। और इनको हेड हंटर्स भी, नरमुंड शिकारी के रूप में भी जाना जाता है। तो उत्तर पूर्व भारत के हेड हंटर्स इनको कहा जाता है। तो फर्स्ट आपका जो है सही है, और यहाँ से हमने काफ़ी जानकारी भी जो है अंग मोन्यू जो है हेड हंटर्स हैं, अंग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, अमरावती। तो अमरावती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ओके, पहला है कि अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही। दूसरा है अमरावती सातवाहन वंश की राजधानी थी, इसका इतिहास 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में मिलता है, ये भी सही। अमरावती का प्राचीन नाम उज्जैनी था जो बाद में बदलकर अमरावती किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो अमरावती का प्राचीनतम नाम उदम बारावती है, बारावंती है। अगर देखा जाए तो बारावती है, वंती नहीं, बारावती। ठीक है, तो थर्ड तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। इसके बारे में अगर हम अमरावती के बात अगर करते हैं तो सफ़ेद जो है संगमरमर से बना है, और जो है पूर्णतः जो है स्तूप देखा जाए तो नष्ट हो गया है, लेकिन इसके जो शिल्प पट है मद्रास तथा ब्रिटिश संग्रहालयों में संरक्षित है। और इसको जो है अमरावती स्तूप को देखा जाए तो महान स्तूप, या आप ये बोल सकते हैं कि महाचैत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व सातवाहन काल के दौरान में हुआ था, और इसे भारत के जो है प्राचीनतम बौद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। इसके जो स्तूप में अगर देखा जाए तो वृत्ताकार जो है दक्षिणा पथ बना हुआ है, प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, जिसमें जातक कथा और बुद्ध के जीवन प्रसंगों का इसमें दर्शन मिलता है, मतलब दर्शाया गया है उसमें। और सूक्ष्म जो है
नक्काशी द्वार, वेदिका, स्तंभ है, सिंह और कमल मतलब ये जो भी आकृति है उसे अलंकृत इनको किया गया है। ठीक है, तो यही सब है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आपका थर्ड रॉन्ग हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो 1 and 2 ओनली ए। ठीक है, अमरावती स्तूप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको महाचैत्य के नाम से जाना। इसका निर्माण दूसरी शताब्दी सातवाहन के दौरान हुआ। स्तूप मूलतः लाल बलुआ पत्थर से तो व्हाइट से हुआ है। ठीक है, तो गलत हो गया तीसरा, अभी हमने बताया। तो यहाँ से 1 and 2। चलिए, अमरावती बौद्ध महत्व की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आचार्य जो है नागार्जुन अमरावती क्षेत्र में माध्यमिका, अगर माध्यमिका फिलोसफी का प्रतिपादित किया। काल चक्र वज्रयान बौद्ध परंपरा संबंधित है। समय चक्र और आध्यात्मिक ज्ञानोदय का केंद्र है। वेनसांग 11वीं शताब्दी ईस्वी में अमरावती की यात्रा की थी। तो देखिए, अगर हम देखा जाए तो आचार्य नागार्जुन जो है तो ये बिल्कुल सही है। अमरावती स्तूप को तो जो है नागार्जुन ने माध्यमिका दर्शन का प्रतिपादन जो है किया था, और वहां से महायान बौद्ध धर्म का दार्शनिक आधार रखा गया था। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म, और इसमें माध्यमिका मार्ग जो है अस्तित्ववाद यानी शाश्वतवाद, विनाशवाद मतलब अस्तित्वहीनता जैसे चरम दृष्टिकोणों के बीच मध्य मार्ग को समर्थन करता है। ऐसा ये भी माना जाता है कि इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले काल चक्र के उपदेशों का प्रचार किया था। काल चक्र मतलब समय का चक्र हो गया, जो वज्रयान बौद्ध परंपरा से है, जो ब्रह्मांड विज्ञान, समय चक्र और आध्यात्मिक ज्ञानोदय का केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैनसंग जो है, तो वैनसंग 11वीं शताब्दी कब आया? ये तो 7वीं शताब्दी में आए हैं। शताब्दी ईस्वी में अमरावती की यात्रा की थी। तो यहाँ से थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड आपका सेकंड हो जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, तो 1 and 2 तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अमरावती कला शैली की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा, तो निम्नलिखित पे हमें विचार करना है। तो यह शैली सातवाहन इक्ष्वाकु के संरक्षण में कृष्णा गोदावरी घाटी में विकसित हुई। गंधार मथुरा शैली के साथ यह प्राचीन भारत के बौद्ध कला 3 प्रमुख शैलियों में से एक है। ओके, यह शैली मुख्य रूप से मुगल दरबार के चित्रण फारसी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, अब इक्ष्वाकु के संरक्षण में कृष्ण गोदावरी घाटी में विकसित तो हुआ है, तो पहला जो है सही है। और इसमें अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो देखिए, और इसके कला केंद्र की अगर उस समय की अगर हम बात करते हैं तो नागार्जुन कोंडा हो गया, अमरावती हो गया, गोली हो गया, घंटसाला हो गया, जग्यापेटा हो गया। तो ये जो है, जो हमने बताया मुख्य केंद्र, ये सभी मुख्य केंद्र जो है यूपीएससी पूछा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। गंधार और मथुरा शैली के प्राचीनतम बौद्ध कला के तीनों जो हैं के रूप में, तो ये सही है, स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। और इसमें जो है कि यह शैली मुख्य रूप से मुगल दरबार, तो यहाँ से देखा जाए तो यह जातक कथाओं, बुद्ध के जीवन प्रसंगों और बौद्ध प्रतीकों के गतिशील कथात्मक मूर्तिकला के रूप में प्रसिद्ध थी, न कि फारसी कला। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इसमें जो है कि नागार्जुन कोंडा में जो अमरावती शैली की बुद्ध प्रतिमा हो गई उदाहरण के रूप में अगर देखना चाहे तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ से थर्ड रॉन्ग, तो ओनली 1 जो है 1 and 2 आंसर। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फूले की हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए, कला की जो प्रमुख 3 शैलियां हैं उसमें अगर देखा जाए तो गंधार शैली है, मथुरा शैली, अमरावती है। तो देखिए, गंधार शैली जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत क्षेत्र है, जो वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान। मथुरा शैली मथुरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अमरावती शैली है अमरावती नागार्जुन कोंडा के आसपास कृष्णा गोदावरी घाटी है। ठीक है, ये सब चीजें हैं, आपने रेगुलर क्लासेज वगैरह में पढ़े होंगे। तो अप्रैल मई में जो है ये सब न्यूज में था अमरावती, तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। कारण क्या था कि लोकसभा में जो है अमरावती को आंध्र प्रदेश का जो है एकमात्र राजधानी बनाने का विधेयक मंजूरी हुआ था। तो इस पे जो है अमरावती न्यूज में आया, तो इसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन और विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। तो महात्मा ज्योति फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में एक माली परिवार में हुआ था, जो शूद्र वंश से संबंधित थे।
तो बिल्कुल सही है। उन्होंने 1847 में पुणे के स्कॉटिश मिशन में जो है हाई स्कूल में प्रवेश मिला, शिक्षा पूरी की थी, ये भी सही है, माध्यमिक शिक्षा पूरी की। कार्ल मार्क्स पुस्तक दास कैपिटल से अत्यधिक प्रभावित थे। अब दास कैपिटल से प्रभावित थे कि नहीं थे, ये तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है थॉमस पेन, और देखा जाए तो थॉमस जो है पैन, इसकी बुक का नाम था राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। तो इस बुक से जो है वो राइट्स ऑफ मैन से जो है वो गहराई से जो है प्रेरित थे, ठीक है। तो थर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा 1 और 2, तो 1 और 2 सही है। चलिए एग्जाम फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फूले जो है सामाजिक न्याय, महिला शिक्षा, जाति विरोधी आंदोलन, दलित उत्थान अग्रणी नेता में से उनकी जो है पत्नी सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिकाओं में से एक रही। नेक्स्ट है 28, तो महात्मा ज्योतिबा फूले की कृतियों के निम्नलिखित कथनों पे विचार हमें करना है। तो गुलामगिरी, तो देखिए गुलामगिरी 1873 में आया था, जो निचली जाति के गुलामी और शोषण का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। श्वेतकांच्या असुर तो 1883 में आया था, जिसमें इसमें किसान का कोरा द कल्टिवेटर्स ऑफ वाइट कॉर्ड के माध्यम से किसानों के व्यवस्थित शोषण का विश्लेषण किया गया है, तो ये भी सही है। सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक बौद्ध धर्म से सिद्धांतों विस्तृत वर्णन है। तो देखिए सत्यधर्म पुस्तक जो है सार्वजनिक सत्यधर्म, वो 1891 में, मतलब सभी के लिए एक सच्चे धर्म देखा जाए तो ये है, तो ये जो है बौद्ध धर्म या किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, तो ये दार्शनिक विचार को रेखांकित करता है। तो तीसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी 1 और 2, तो 1 और 2 आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि महात्मा ज्योतिबा शैक्षिक सुधारों के संबंध में अगर हम बात करते हैं, उन्होंने 1847 में पुणे के निचली जाति के लड़के लड़कियों को पहला विद्यालय स्थापित किया, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और 29 में फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, इन्होंने जो है 48 में पुणे के निचली जातियों के लड़के लड़कियों के लिए पहला विद्यालय स्थापित किया, बिल्कुल सही है। 1882 में हंटर आयोग के समक्ष सभी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की वकालत की थी, तो ये भी जो है कि सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि उन्होंने केवल उच्च शिक्षा के विस्तार पर बल दिया, ये गलत है, प्राथमिक शिक्षा का महत्व गलत है। उन्होंने अगर बात की जाए तो उच्च शिक्षा की अपेक्षा जो है आम जनता के लिए प्राथमिक शिक्षा पे अधिक बल दिया, ठीक है। तो 1 और 2 आपका यहाँ से स्टेटमेंट सही है, तो ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक सुधारों की अगर हम बात करते हैं तो सत्यशोधक समाज हो गया, और जो सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर, तो 24 सितंबर 1873 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सही है। सत्यशोधक विवाह पद्धति, ब्राह्मण पुरोहित दहेज दोनों अनिवार्य जो थे, तो देखिए अनिवार्य थे, तो ये जो है अगर आप इसकी बात अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि आप देख रहे हैं कि सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, विवाह पद्धति में ब्राह्मण पुरोहित और दहेज दोनों, तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है, कॉमन से। 1868 में अपनी निजी कुआं तथाकथित अस्पृश्य लोगों के लिए खोल दिया, ये भी सही है 1868 में। तो यहाँ से 1 और 3 आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। एग्जाम फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय समाज और सामाजिक क्रांति के इनको जनक कहा जाता है। 1888 में जनता द्वारा महात्मा को उपाधि दी गई, BR अम्बेडकर इनके अपने गुरु मानते थे, ठीक है। और सावित्री फुले के संदर्भ में भी जो है अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए इनका जन्म जो है 3 जनवरी 1831 में जो है नायगांव महाराष्ट्र में हुआ है, सही है। विवाह के बाद उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षित किया, बाद में उन्होंने औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण की देखा जाए तो प्रशिक्षण प्राप्त किया, ठीक है। तो दूसरा भी क्या है, सही स्टेटमेंट है आपका। और उन्होंने भारत की पहला महिला डॉक्टर के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल गलत। देखिए पहला जो है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है, ना कि डॉक्टर, तो ये हो गया शिक्षिका।
तो इनको पहली शिक्षिका के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि लड़कियों और हाशिए पर जो मौजूद समुदाय हैं उनको शिक्षित करने के लिए ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर काम किया। और इस दौरान उन्हें पत्थर गोबर फेंके जाते थे, जैसे सामाजिक जो है भेदभाव, मतलब सामाजिक भेदभाव का इनको सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हुई हैं इनके साथ 1 और 2। वहीं पर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इनके शैक्षिक योगदान की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति कम करने के लिए विद्यार्थियों को वजीफा देना शुरू किया, ठीक है, पहला सही है। दूसरा है कि बच्चों की शिक्षा अभिभावकों, तो भागीदारी बढ़ाने हेतु शिक्षक व अभिभावक को बैठक पीटीएम की शुरुआत की, ये भी सही है। पेरेंट टीचर मीटिंग की जो है व्यवस्था की थी इन्होंने। उनका मानना था कि शिक्षा केवल उच्च जातियों तक सीमित रहनी चाहिए, गलत है। तो 1, 2 यहाँ से भी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन्होंने सार्वभौमिक और समावेशी शिक्षा का समर्थन किया, तो 1 और 2। सावित्रीबाई फुले सामाजिक सुधार कार्यों की अगर हम बात करते हैं इनकी, तो देखिए उन्होंने 1852 में महिला सेवा मंडल बनाया, ठीक है। 1877 में जो है अकाल के दौरान 52 अन्न केंद्रों को संचालित किया, ये भी सही है। उन्होंने बाल विवाह बढ़ावा देने के लिए, गलत, तो 1 और 2, ठीक है। तो यहां से अब आते हैं हम लोग 34 पे। 34 क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक और सामाजिक विचार की अगर हम बात करते हैं तो 1876 से 1882 तक पुणे में नगर पालिका सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया, ठीक है, सही है। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उन्होंने निचली जातियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी, तो ये भी सही है। और देखिए ये सलाह जो है क्यों दिया गया, ये जो है थोड़ा सोचने वाला विषय है, ठीक है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था और पुरोहितवाद का समर्थन किया, तो ये गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां से भी आप बोल सकते हैं 1 और 2। जो इसमें सेकंड स्टेटमेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निचली जातियों को दूर रहने की सलाह दी, उसका कारण ये था कि मुख्य रूप से जो है, अब ये जो सलाह देखा जाए तो ज्योतिबा फूले जी ने दिया था, लेकिन वही जब पढ़ा रहे थे इनको, तो ये भी बोल सकते हैं कि इन्होंने भी दिया होगा। तो कुलीन देखा जाए तो मुख्य रूप से जो कांग्रेस था वो कुलीन उच्च जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था और वास्तव से जो है आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, तो इसलिए इन्होंने सलाह दी। और इनका एक जो स्टाइपेंड का, वजीफे का जो था चर्चा, तो उसमें क्या था कि जो स्कूल का ड्रॉप आउट है उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए वजीफा दिया गया था, ठीक है। चलिए इनके अगर बारे में अगर हम देखें तो उन्होंने शिक्षा को तृतीय रत्न माना, और तृतीय रत्न अथवा तृतीय नेत्र जो लोगों को स्वतंत्र चिंतन के लिए सक्षम बनाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सिंचाई, मृदा संरक्षण, आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देने की बात कही, ये भी सही है। अब नेक्स्ट है कि उन्होंने किसानों पे करों में वृद्धि और ग्रामीण विकास सर्वोत्तम उपाय बताया, गलत है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 1 और 2 ओनली, तो सी आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल जो है कि करों का बोझ कम करने की मांग की थी उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ तक होता है अप्रैल में, और हमने अभी इन्वायरमेंट प्लस आर्ट एंड कल्चर डिस्कस कर लिया। अभी जो है इकोनॉमी बच रहा है और सिक्योरिटी बचेगा और 1-2 चीज़ बच रहे हैं, तो